तो आज का टॉपिक है हम लोग का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। और ये पूरे पार्टनरशिप के अंदर में टॉपिक सेम चलने वाला है। इसके बाद एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा और डेथ आएगा, वहां पर भी हम लोग को रिवैल्यूएशन करना होगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग को रिवैल्यूएशन करना क्यों है, ठीक है। इसको भी नोट नहीं करना, खाली समझ लो कि हम लोग रिवैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं। इसके पहले हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट किए, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किए और अब हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। मान लीजिए ए और बी ये दो लोग मिल करके एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया और ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा था 1:1, ठीक है। ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए 2010 का बात है, ठीक है। और उस समय ये लोग बिजनेस करने के लिए एक लैंड परचेज किया था ऑफ ₹10 लाख रुपए का जमीन परचेज किया था बिजनेस करने के लिए। और मान लीजिए लोग दोनों 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में और 10 लाख का एक जमीन परचेज कर लिया। आज मान लीजिए 2020 है, ठीक है, 2020, और ये लोग दोनों मिल करके सोच रहा है कि हम लोग अपना जो रेशो है ए और बी, इसको कितना कर ले 3:2, ठीक है। ये लोग दोनों अपना रेशो कितना करना चाहता है 3:2। तो बताओ क्या पार्टनर्स एग्री कर जाएंगे? अगर रेशो 3:2 होगा तो यहां पर ए का तो शेयर बढ़ेगा, बी को शेयर कम मिलेगा। क्या बी रेडी हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने के लिए? नहीं। बी सोचेगा कि आखिर ए के मन में ऐसा क्या लालच आ गया कि वो रेशो को चेंज करना चाहता है और अपना रेशो को बढ़ाना चाह रहा है। तो बी देखेगा कि हम लोग के पास एक जमीन है, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का। आज कितना साल हो गया है, 10 साल हो गया है, ठीक है। हम लोग तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हैं ना अकाउंट्स में। एसेट्स को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं? जिस वैल्यू पर उसको परचेज की उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, और अगर वो डेप्रिसिएबल इन नेचर है तो उसको धीरे धीरे डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो खैर लैंड तो डेप्रिशिएट होता भी नहीं है, तो जितने का खरीदे थे आज भी हमारे बैलेंस शीट में लैंड उतने का दिख रहा होगा, 10 लाख रुपए का दिख रहा होगा। और दोनों में इनको 50-50% कंट्रीब्यूशन है। ए 5 लाख लगाया था, बी 5 लाख लगाया था, ठीक है। अब अगर ये लोग रेशो करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ए का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ेगा और बी का रेशो क्या होगा, कम। तो ए को गेन होने वाला है और बी को सैक्रिफाइस होने वाला है। तो बी पता करने का कोशिश करेगा कि आखिर ए रेशो क्यों चेंज करवाना चाहता है। तो बी देखेगा कि हमारे पास एक बैलेंस शीट में लैंड पड़ा हुआ जो कितने में परचेज किए थे, 10 लाख रुपए में, बट क्या इसका आज भी मार्केट वैल्यू उतना ही होगा? नहीं। मार्केट वैल्यू क्या हुआ होगा? हो सकता है बढ़ गया होगा, ये भी हो सकता है कि घट गया होगा। दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, बढ़ गया होगा या घट गया होगा, ठीक है। तो ये मार्केट में गया, एक्सपर्ट से एवेल्युएशन करवाया और पता किया, तो पता चला कि जो मार्केट वैल्यू है ऑफ लैंड वो हो गया है, सपोज करो कितना, 15 लाख का। 10 लाख का जमीन आज कितने का हो गया है, 15 लाख का। यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इस 10 साल के दौरान जमीन का वैल्यू कितने से बढ़ गया है, 5 लाख रुपए से। यानी कि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो ये लोग के बिजनेस में हो गया है। ऑल्दो ये लोग बिजनेस में जब तक लैंड को बेचेगा नहीं तब तक ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा, प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा, ठीक है। बट स्टिल ये लोग को पता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इन लोग का जमीन का वैल्यू अगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हो चुका है, ठीक है। और इस दौरान, इस 10 साल के दौरान ये लोग पार्टनर्स से किस रेशो में, 1:1। तो इस दौरान का जो भी बेनिफिट होगा कि इन लोग को मिलना चाहिए किस रेशो में, 1:1। बट ए के मन में लालच आ गया, ए को पता है कि जमीन का वैल्यू बढ़ चुका है। तो अगर हम आज अगर अपना रेशो को चेंज करवा ले, आज अगर हम अपना रेशो को चेंज करवा ले, उसके बाद अगर हम बिजनेस करेंगे और मान लीजिए आगे आकर के 4 साल 5 साल 10, कभी ना कभी तो बिजनेस बंद होगा। तो जिस समय बिजनेस को बंद करेंगे उस समय जमीन को बेचेंगे, उस समय जो बेच करके जो पैसा आएगा वो किस रेशो में बटेगा, 3:2। तो फिर मालूम है क्या होगा, आगे जब बेच करके जमीन को बेचेंगे, तो अगर मान लीजिए सपोज करो 2025 में जाकर के इसको जमीन को बेचते हैं और सपोज करो जमीन कितने में बिका, मान लीजिए 15 लाख में बिका। कितने में बिका, 15 लाख में। तो उस समय तो ये 15 लाख किस में बटेगा, ए और बी में, किस रेशो में, 3:2 में। तो इसका मतलब वो 5 लाख रुपए का जो बेनिफिट हुआ है वो भी किस रेशो में बढ़ जाएगा, 3:2 में। बट ये बेनिफिट तो किस पीरियड का है, 2010 से लेकर के 2020 तक का, जब वो दोनों पार्टनर्स थे किस रेशो में, 1:1। तो ये बेनिफिट भी किस रेशो में जाना चाहिए था, 1:1। बस यही तो कंसेप्ट है। इसका मतलब ए और बी क्या बोलेंगे, रेशो को चेंज करना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेशो को तो चेंज कर लेंगे, बट इस दौरान जो भी बेनिफिट एक्रू हुआ है एसेट्स के वैल्यू में चेंज होने से, चाहे लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज होने से, हो सकता है प्रॉफिट हुआ हो या हो सकता हो लॉस हुआ हो, सबसे पहले उस प्रॉफिट और लॉस को हम लोग फाइंड आउट करके आपस में बांट लेंगे किस रेशो में, अपने पुराने रेशो में, 1:1 में, ठीक है। अरे समझ में? तो उस तरीके से
लैंड हो गया, या जितने भी हमारे पास एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, सब चीज का मार्केट में हम जाकर के वैल्यू पता करेंगे, मार्केट में वैल्यूएशन करवाएंगे। हो सकता है वैल्यू बढ़ा हो या हो सकता है वैल्यू घटा हो। उसी तरीके से हम लोग के बिजनेस में जितने भी क्या होंगे, लायबिलिटीज होंगे, हम लोग लायबिलिटीज का भी रीअसेसमेंट करेंगे। देखो लायबिलिटी का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको अपने क्रिएटर को 30,000 रुपया देना है तो 30,000 रुपया देना है, उसका कोई मार्केट में जाकर के वैल्यू नहीं पता करेंगे। बट ये हो सकता है कि हमारे कुछ क्रिएटर का डेथ हो गया हो, कुछ सप्लायर अनरीचेबल हो, मतलब उनको हम ढूंढ रहे बट वो मिल ही नहीं रहे, मतलब किसी कारण से हो सकता है कि कुछ लायबिलिटीज तुम्हारे बैलेंस शीट में हो बट उनको तुमको पेमेंट नहीं करना हो। मतलब कुछ क्रिएटर है जिसको तुम रीच नहीं कर पा रहे हो, उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो उनको पेमेंट नहीं, मतलब वो क्रिएटर भूल गए, दे करके पैसा भूल गए, हमसे पैसा मांग भी नहीं रहे, हमको लगता है कि अब उनको पैसा देने का जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि तुम्हारे लायबिलिटी के वैल्यू में भी कहीं ना कहीं चेंज आया हुआ हो सकता है। या ये हो सकता है कि कोई तुम लायबिलिटी का वैल्यू को रिकॉर्ड करना भूल गए थे, किसी एसेट्स का वैल्यू को रिकॉर्ड करना भूल गए थे, यानी कि तुमको अपने एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू को फिर से एक बार क्या करना है, चेक करना है। अगर वैल्यू बढ़ा है चाहे वैल्यू घटा है, तो सबका एक्यूमुलेट करके हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होगा, प्रॉफिट और लॉस, और वो प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटना होगा, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ नोट्स में, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड, हमको अपने एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू का फिर से क्या करवाना होगा, रीवैल्यूएशन करवाना होगा। बिकॉज इफ देयर इज एनी चेंज, या तो वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा या तो डिक्रीज हुआ होगा इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, देन सच चेंज बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट ये इंक्रीज और डिक्रीज तो उस पीरियड का है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से चेंज होने के पहले का है। तो इसका बेनिफिट या इसका जो भी लॉस हो रहा है वो तो ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए। हेंस एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन सच रिवैल्यूएशन मस्ट बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा अब रिवैल्यूएशन करने का दो तरीका है। ठीक है, मींस इस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दो तरीके से दिया जा सकता है। देयर आर टू मेथड्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पहला ऑप्शन है व्हेन रिवाइज्ड, मतलब कि चेंज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब कि अगर लैंड का वैल्यू 10 लाख से बढ़कर के कितना हो गया है, 15 लाख रुपया हो गया है, तो तुम अपने नए वाले बैलेंस शीट में, मींस रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें भी तुम लैंड को कितने में शो करना चाहते हो, 15 लाख में शो करना चाहते हो। यानी कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम वैल्यू को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, व्हेन रिवाइज्ड, मतलब कि चेंज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑल्दो वैल्यू में चेंज आया है बट तुम अभी भी अपने पुराने वैल्यूज को ही कंटिन्यू करना चाहते हो बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट के अंदर में एसेट्स और लायबिलिटीज जिस वैल्यू पर पहले दिख रहे थे अभी भी उसी वैल्यू पर दिखेंगे, बट स्टिल उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस का तुमको एडजस्टमेंट तो करना होगा। यानी दो चीज हो रहा है, हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन करेंगे और उसका प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में, और उसके बाद जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो सारा वैल्यूज नए वैल्यू पर आएगा, मींस एसेट्स और लायबिलिटीज को नए वैल्यू पर शो करेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो नया बैलेंस शीट बनने वाला है उसमें एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू अभी भी कौन सा शो होगा, पुराना होगा। तो यानी कि हम लोग रफ में बस कैलकुलेट कर लेंगे कि रिवैल्यूएशन से कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है, और उसका पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता था, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सेम कंसेप्ट यहां पर भी लग रहा है। या तो तुम रिवैल्यूएशन करके उसका इफेक्ट को शो करोगे, या तो सिंपली पार्टनर आपस में क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन पर तो जीपीसी टू एसपीसी वाला एंट्री पास होगा, और अगर रिवैल्यूएशन पर लॉस आ रहा है तो एसपीसी टू जीपीसी वाला पास होगा। यानी यहां पर भी दो ऑप्शन है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन जो है जहां पर हम लोग रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग एक अकाउंट यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, जो भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है घटा है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा है घटा, उससे होने वाला प्रॉफिट लॉस को कहां ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और फाइनली रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो नेट इफेक्ट प्रॉफिट आएगा या तो लॉस, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट यूज किया जाएगा, और फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में क्या है, हम लोग नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ
पार्टनर। मींस हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, हम लोग रफ में एक स्टेटमेंट बना करके फाइंड आउट कर लेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज होने से कितना हम लोग को प्रॉफिट और लॉस होने वाला है। और उसके लिए क्या पास करेंगे, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड बेस्ड ऑन गेन या सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। कौन पार्टनर कितना शेयर गेन किया, कौन पार्टनर कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, वो रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आ रहा है तो जीपीसी टू एसपीसी, और अगर लॉस आ रहा है तो एसपीसी टू जीपीसी। ये सारा बात हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बोल दिए, ठीक है। अब हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि दो ऑप्शन क्या है, एक में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। एक में नया वैल्यूज बैलेंस शीट में अपीयर होगा और एक में पुराना ही वैल्यूज बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, बात आता है कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो कौन सा ऑप्शन फॉलो करेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करेंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेकर के एंट्री पास करेंगे। बुक में आओ, क्वेश्चन निकालो। डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, पेज नंबर 4.43, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन के साथ साथ जो पुराना टॉपिक था गुडविल और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट वो भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व, और कोई रिजर्व नहीं। एसेट साइड में कोई देखो लॉसेस वगैरह पड़ा हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो एक जनरल रिजर्व और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इन दोनों को तो हमको क्या करना होगा, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व रहते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज है, नीचे में उसका वैल्यू के बारे में बताएगा। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, रेशियो चेंज हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट, पहला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू ₹1,25,000। बैलेंस शीट में देखो इन लोग के पास स्टॉक कितना था, 1,40,000 का, बट अब ये लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस होकर के कितना हो गया, 1,25,000। यहाँ पर ध्यान रखना वर्ड टू है कि बाई है, टू वर्ड और बाई वर्ड में अंतर आ जाएगा। अगर लिखा हुआ रहता वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹1,25,000, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉक का वैल्यू कितने से कम हो रहा है, 1,25,000 रुपए से कम हो रहा है। और इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू ₹1,25,000, घट करके कहां तक हो गया, 1,25,000, यानी कि 1,40,000 का जो स्टॉक है, 1,40,000 है ना, 1,40,000 का स्टॉक घट करके हो गया 1,25,000 से, तो कितने का नुकसान हो रहा है, 15,000 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बस हम लोग को एक जनरल एंट्री ही तो पास करना है विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करके दिखाते हैं। अब देखो, एसेट्स का रूल अप्लाई करो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद है। एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। इतना रूल तो याद होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटी का कम से कम, कि एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा और एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और लायबिलिटी में अपोजिट रूल चलेगा, अगर लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अपने स्टॉक का वैल्यू को कम करना है, कितने रुपए से कम करना है, 15,000 रुपए से कम करना है। तो कम करना है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हम लोग को लिखना होगा टू स्टॉक अकाउंट, वैल्यू को कम कर दिए कितने से,
15,000 से। अब बताओ स्टॉक का वैल्यू अगर 15,000 रुपए से कम हो रहा है तो इसका नुकसान कहाँ ट्रांसफर होगा? ऐसे तो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। फिर उसका दूसरा नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 रुपए, ठीक है। पहले हम लोग जर्नल एंट्री सीख ले रहे हैं, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर भी बना लेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है। अच्छा, अगर तुमको एसेट्स और लायबिलिटी का रूल नहीं याद है तो तुम एक काम करो, जितने भी जर्नल एंट्रीज आएंगे रिवैल्यूएशन वाले, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आएगा ही आएगा, या तो डेबिट में आएगा या तो क्रेडिट में आएगा। बस ध्यान रखना, जब भी तुमको नुकसान हो रहा है, जब भी तुमको नुकसान हो रहा है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में रहेगा, और जिस केस में भी तुमको फायदा हो रहा है उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जब भी नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्टॉक का तो वैल्यू हो गया चेंज। वैल्यू ऑफ मशीन टू बी डिक्रीज्ड बाई 10%, मशीन के वैल्यू को 10% से कम करना है। तो मशीन का वैल्यू कितना है? मशीन का वैल्यू है 2,50,000, उसका 10% निकालो, 25,000 से कम करना है। बताओ एसेट्स का वैल्यू कम होने से फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान। तो नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बस इतना याद करते जाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। $25,000। थर्ड एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई ₹62,000। एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना, और बाई वर्ड लिखा हुआ है मतलब वो बता दिया कि कितने से बढ़ा है, कितने से बढ़ा है? 62,000 से। अब चेक करो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितना का था? 4 लाख का था, और बढ़ा कितना? 62,000। तो 62,000 का प्रॉफिट हुआ, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? फायदा। फायदा के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट ना, इसका मतलब फिर लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। खैर एसेट्स का रूल देखो ना, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 62,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $62,000, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। हमको प्रोविजन बनाना है। पता प्रोविजन बनाने से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमको कोई फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान। क्योंकि प्रोविजन हम कब बना रहे हैं? हमको लगता है कि मेरा डेटर पैसा नहीं देगा, मतलब मेरा डेटर का वैल्यू कम होने वाला है। सिंपल। अगर तुम अपने डेटर के ऊपर प्रोविजन बना रहे हो उसका मतलब सिंपल है कि तुमको अपने डेटर से उतना पैसा रियलाइज नहीं होगा, डेटर का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। और प्रोविजन एक तरह से लायबिलिटी भी होता है, तो 5% का प्रोविजन बनाना है। तो यहां पर देखो डेटर्स कितना है? 80,000। 80,000 में तुमको लगता है कि 5% पैसा डूब सकता है, तो 80,000 का 5% 4,000। 4,000 का प्रोविजन बनाएंगे। तो प्रोविजन बनाने के लिए हमको अल्टीमेटली करना क्या होता है? अपने प्रॉफिट में से पैसा साइड करना होता है, प्रॉफिट को कम ही तो करना है। क्या एंट्री होगा बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग को एक नुकसान का इंडिकेशन दे रहा है ना कि मेरा डेटर हमको पैसा नहीं देगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। डायरेक्टली डेटर को मत कम कर देना, बैड डेब्ट नहीं हुआ है, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना रहा? 5% ना, 4,000। फिफ्थ नंबर, आकाश वाज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये पूरा रिकंस्टिट्यूशन का सारा जिम्मा किसको दिया गया है? आकाश को। देखो रिकंस्टिट्यूशन करने में मेहनत तो लगेगा, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा, तुमको नया डीड बनवाना पड़ेगा, अपने एसेट्स और लायबिलिटी का मार्केट में जाकर के एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, तो काम तो करना पड़ेगा। ये सारा काम कौन करेगा? आकाश करेगा, जिसको कितना रेमुनरेशन मिलेगा फर्म की तरफ से? 10,000 रुपया। तो ये फर्म का एक खर्चा है,
रिवैल्यूएशन के ऊपर का खर्चा है, तो इसको भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और हमको पेमेंट किसको करना है, आकाश को। तो हम यहाँ पर कैश का पेमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज आकाश मेरा पार्टनर है, उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे टू आकाश कैपिटल अकाउंट। इसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख करके बनाते ना तो माइंड में जल्दी जाता, क्योंकि तुरंत समझ में आ जाता, अच्छा खर्चा है तो कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, रीवैल्यूएशन। कितना रुपया देना है, 10,000। अब सुनो, यहां पर ये जो टॉपिक है ना, एक्चुअली रिकंस्टिट्यूशन के ऊपर जो एक्सपेंस लगता है, इसमें बहुत तरह का अलग अलग केस भी बन सकता है, ठीक है। तो इसको अलग से और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट एक चैप्टर है हम लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वहां पर जाकर के ये डिटेल में तुमको टॉपिक देखने को मिलेगा कि जब फर्म का डिसोल्यूशन करवाएंगे तो डिसोल्यूशन के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो वो खर्चा कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, अलग अलग केस बन रहा है। जैसे यहां पर मान लीजिए खर्चा फर्म का था और फर्म का खर्चा था, ठीक है। तो पार्टनर जो भी काम किया, फर्म के बिहाफ में काम किया, तो हम पार्टनर को पेमेंट कर दे रहे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केस बन सकता है कि खर्चा फर्म का था, पार्टनर पे कर दिया, खर्चा पार्टनर का था, फर्म पे कर दिया, या खर्चा फर्म का था, फर्म खुद पे कर दिया, या खर्चा पार्टनर बियर कर रहा था और पार्टनर खुद पे कर दिया। बस यहाँ पर बहुत तरह का अलग अलग केस बन सकता है, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक को नहीं छेड़ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल समझो, सारा काम कौन किया, आकाश, तो फर्म उसको कितना रेम्यूनरेशन दे दिया, 10,000 रुपए। इसके बाद लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। तो यहां तक का सारा पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। अब देखो यहां पर नेट इफेक्ट निकालो, तो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ कि रिवैल्यूएशन पर लॉस हुआ, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। अभी नेट इफेक्ट देखो कैसे निकालोगे, या तो तुम लेजर बना लो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, उससे पता चल जाएगा, या तो तुम चाहो तो यहां पर भी देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब डेबिट हुआ, पहले वो इकट्ठा कर लो। यहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ कितने से, 15,000 से, तो यहां पर एक नुकसान हुआ। फिर यहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 25,000 से, यहां पर एक नुकसान हुआ। फिर एक बार यहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 4,000 रुपए से, और यहां पर एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 10,000 से। तो टोटल देखो तो डेबिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। अगर हम टोटल डेबिट का बात करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल डेबिट कितना आ रहा है, 15 प्लस 25 40 44 54। टोटल डेबिट कितने से हुआ है, 54। मतलब कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लेजर बनाते तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा होता, 54। अच्छा, रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट साइड होगा उसमें कितना अमाउंट गया होगा, एक बार रिवैल्यूएशन क्रिएट हुआ कितने से, 62,000 से। तो समझो ना, ये लेजर बन गया। रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड का टोटल है 54, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल है 62। अगर तुम इस लेजर को बैलेंस करोगे, इस लेजर को बैलेंस करोगे, तो तुम्हारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से क्या है, ज्यादा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होता था तो नेट प्रॉफिट आता था, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा रहता तो लॉस आता था। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट से, मींस हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। डिफरेंस निकालो, 62 माइनस 54 कितना, 8,000 का हमको प्रॉफिट हो गया, 8,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर में किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बटेगा। ये तीनों में बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो अब लिखो जर्नल एंट्री लिखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब तुम बोलोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन को अब इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया हुआ है, मतलब प्रॉफिट आया हुआ है। अब उसको जब हम बांटेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको खत्म करना होगा, तब हम अपने क्रेडिट बैलेंस को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 में प्रॉफिट बांटते थे पार्टनर में, तो एंट्री लिखते थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, यहां पर भी वही काम कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। पार्टनर का नाम था आशीष, आकाश एंड अमित। आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट एंड टू अमित कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया है, 8,000। अभी 8,000 तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इनका रेशो था इक्वली, तो 8,000 को इक्वली बांटो ना, 8,000 को इक्वली बांटो। 2, 6, 2, 6, 6, 7
है ना, 2667 और एक को कम कर देंगे 2666। ठीक है, तो ये जितना भी एंट्री किए ये हम लोग का रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री हो गया। ठीक है, एंट्री और होगा यहाँ पर, एक जनरल रिजर्व था और एक हम लोग के पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, उनको भी बांटना होगा। जनरल रिजर्व को बांटने का एंट्री बोलो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर का नाम लिख दो। आशीष कैपिटल अकाउंट पूरा लिख देना, आकाश कैपिटल अकाउंट एंड टू अमित कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट है बैलेंस शीट में 90,000 और तीनों में ये बटेगा इक्वली ओल्ड रेशो में 30,000, 30,000 और 30,000। और एक ये लोग के एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ना, एक तरह का लॉस है, तो उसको हमको राइट ऑफ करना होगा। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 6,000 है, तीनों में बटेगा इक्वली 2,000, 2,000 एंड 2,000। हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री पास करने बोला था, तो हम लोग जर्नल एंट्री पास कर दिए। अगर इसी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोलता, मतलब लेजर बनाने बोलता, तो कैसे बनाते? ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, बट इसी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूछ सकता था, तो देखो कैसे बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अभी मेरे पास तो जर्नल एंट्री पास किया हुआ है, हम तो जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करके बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोले तो ये और इजी रहेगा बनाना। इसमें देखो करना क्या है, अगर तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है या तुम्हारा लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है, तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट सबकी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है या लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो नुकसान होगा, तो किधर आएगा? डेबिट साइड। तो तुम वापस से क्वेश्चन को पढ़ो, बस देखो फायदा हो रहा है कि नुकसान, और ट्रांसफर कर लेते। तो एक बार वापस से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं करते, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट था कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू ₹1,25,000, मतलब जो स्टॉक 1,40,000 का था वो घट करके हो गया 1,25,000। तो 15,000 से मेरा एसेट्स का वैल्यू कम हुआ, कम होने से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान किधर आएगा? डेबिट साइड में। तो लिखो टू स्टॉक, एसेट्स का नाम लिख दो 15,000। ठीक है, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट सिखाते हैं और उससे जर्नल एंट्री सिखाते हैं, बट प्रोसेस क्या होता है, पहले जर्नल एंट्री, उसके बाद क्या बनेगा? लेजर बनेगा। तो खैर ये तो फिर रटने वाला बात हो जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एंट्री लिखवा दिए और यहाँ फिर रटवा देंगे, क्या इसका एंट्री क्या बन जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बट जर्नल एंट्री अलग है, लेजर अलग है ना। देखो यहाँ से भी तुम पोस्टिंग कर ही सकते थे चाहे, तो क्या बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, तो एग्जाम में जो चीज पूछेगा वो तुमको इंडिविजुअली बनाने आना चाहिए। मतलब तुमको ऐसा नहीं कि सपोर्ट हमेशा जरूरत पड़ेगा कि सर हम तो खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखे, इसको बनाने के बाद ही जर्नल एंट्री पास होगा। नहीं, दोनों अलग अलग चीज, अलग अलग सीखो। जर्नल एंट्री भी अलग से आना चाहिए, लेजर भी अलग से आना चाहिए। उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीन कितने से घट रहा है? तो एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, किधर आएगा? डेबिट साइड में, टू मशीन अकाउंट। कितना अमाउंट था? 25,000। और इसका जर्नल एंट्री क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन।
इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना था 62,000 से, तो वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा हो तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 से। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, इस साइड का लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग एक प्रोविजन बनाए थे, कितना, 5%। तो प्रोविजन बना रहे हैं डेटर के ऊपर, कहने का मतलब हमारा डेटर कहीं ना कहीं कमी होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, एक तरह से लॉस बता रहा है। हम जो प्रोविजन बना रहे, क्यों, हमको एक नुकसान होने वाला, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, तो किधर आएगा, डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कितना अमाउंट था, 4,000। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या बना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। वही बात हो रहा है जर्नल एंट्री में भी, तो वही बात बोले कि अगर नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना, और अगर फायदा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना। उसके बाद हम लोग को आकाश को कितना पेमेंट करना है, 10,000 रुपए, बिकॉज सारा रिकंस्टिट्यूशन का वर्क आकाश किया, ठीक है। तो एक तरह से फर्म के लिए खर्चा है, फर्म को नुकसान हो रहा है, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट 10,000 हो गया, इतना ही आइटम था, ठीक है। अब इसके बाद जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करते हो, उसी तरीके से इसको बैलेंस करो। सबसे पहले देखो किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट। 15 + 25 40, 4 44 और 10 54, और इधर का आ रहा है 62, इधर का टोटल ज्यादा है, तो दोनों साइड लिखना पड़ेगा, 62,000, इधर भी हो गया 62,000। तो ये पर प्रॉफिट आ रहा था कितना, 8,000 का, यहां पर लिख दो, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, अब तीनों पार्टनर का नाम लिख दो, आशीष, आकाश और अमित। ये 8,000 को बांटे थे 1:1:1 में, तो आया था 2,667, 2,667, 2,666, ठीक है। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछेगा तो अलग से जर्नल एंट्री भी बना लेना, और लेजर पूछेगा तो लेजर बना लेना, और अगर दोनों पूछेगा तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेना, और इसको देख के एंट्री फटाफट से कॉपी कर लेना। इसको देख करके कॉपी करोगे एंट्री, तो क्या करना होगा, एक एंट्री तो ये बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और बाकी कितना एंट्री बनेगा। अच्छा, यहां से लेकर के ये सब के लिए तुम चाहो तो एक एंट्री लिख सकते हो, या तो तुम इंडिविजुअली लिखोगे या तो क्लब करके भी लिख सकते हो। जैसे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा तो एक साथ लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीन, टू पीबीडी। जैसे ये एक आइटम अलग है तो इसको एक अलग से एंट्री बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट के लिए एक अलग एंट्री बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष, आकाश एंड अमित। ऐसा नहीं कि पूरा डेबिट साइड के लिए एक एंट्री और पूरा क्रेडिट साइड के लिए एक एंट्री, ठीक है। मींस ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से एसेट्स और लायबिलिटी का जहां पर वैल्यू चेंज हो रहा है उसको एक जगह रख लो, ये जो रिकंस्टिट्यूशन वाला एक्सपेंस है इसको एक अलग से एंट्री पास कर दो, और जो प्रॉफिट और लॉस का एंट्री वो एक अलग से पास कर दो, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर 1 था। ये ऑप्शन नंबर 1 क्या था कि अगर पार्टनर लोग अपना रिवाइज्ड वैल्यू को फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मींस एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू को अल्टर करना चाहते हैं। तुम देखो, अगर हम लोग जर्नल एंट्री में एसेट्स और लायबिलिटी को लिखे, अगर हम लोग जर्नल एंट्री में एसेट्स और लायबिलिटी का अकाउंट लिखे, इसका मतलब अब इसका अकाउंट पर फर्क पड़ेगा। जर्नल एंट्री पास हुआ है तो इसके लेजर पर फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब अब जो स्टॉक होगा वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर दिखेगा, पुराने वैल्यू पर नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम उसके अकाउंट से कितना वैल्यू कम कर दिए, 15,000, तो अब वो नए वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन का बात करें जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 था, ऑप्शन नंबर 2, इसी क्वेश्चन में अगर लगाने बोल देता, इसी क्वेश्चन में लगाने बोल देता कि हम लोग अपने नए वाले बैलेंस शीट में अभी भी ओल्ड फिगर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मींस हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तो ये वाला चीज जो हम बनाए ना, ये चाहो तो तुम रफ वर्क है, ये तुम्हारा क्या हो जाता, रफ वर्क हो जाता। रफ वर्क से पता चल जाता कि तुम्हारा रिवैल्यूएशन पर कितना प्रॉफिट हुआ, 8,000 का, ठीक है। मींस ये एक्चुअली में नहीं बना, मींस एक्चुअली में लेजर नहीं बना, ये सिर्फ एक रफ वर्क है। चाहो तो तुम स्टेटमेंट बना करके भी कर सकते हो रफ में, या अकाउंट बना करके भी कर सकते हो। ये मेरा रफ वर्क है। रफ वर्क से पता चला कि प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 रुपए का। अब ये 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसके लिए हम लोग को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। प्रॉफिट के केस में जीपीसी टू एसपीसी और लॉस के केस में एसपीसी टू जीपीसी। तो उसके लिए हमको रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर देखो ओल्ड रेशियो कितना चल रहा था, इक्वली, और पार्टनर का न्यू रेशियो कितना था, 2:2:1। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। आशीष, आकाश एंड अमित
ओल्ड रेशो न्यू रेशो। ओल्ड रेशो था 1:1:1, 1/3, 1/3 एंड 1/3 माइनस। ठीक है, देखो कंसेप्ट सीखने के लिए कोई अलग अलग क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन में तुम कंसेप्ट सीख लो। न्यू रेशो है 2:2:1, 2/5, 2/5 एंड 1/5। इसको माइनस करना तो कितना आ रहा है, 5 दिया 15, 5 - 6 नेगेटिव आ रहा है ना, 1/15। ये क्या कर रहा है, गेन। ये भी क्या कर रहा है, गेन। और ये हो गया 2/15, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो जर्नल एंट्री पास करेंगे, कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को रिवैल्यूएशन का इफेक्ट्स एडजस्टमेंट के थ्रू शो करना है। तब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, गेन कौन कर रहा है, आशीष और आकाश, तो एंट्री पास हो जाएगा सिर्फ एक, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो अमाउंट कितना लिखेंगे, हम लोग का प्रॉफिट आया है रिवॉल्यूशन पर कितना, 8000, इसी का एडजस्टमेंट करना है। तो 8000 में ये लोग दोनों कितना कितना गेन किया, 1/15, 1/15, तो निकाल लो 8000 का 1/15 कितना आ जाएगा, 8000 का 1/15 ये भी गेन कर रहा है, और 8000 का 1/15 ये भी गेन कर रहा है, और 8000 का 2/15 ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बस वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 8000 को डिवाइड करो 15 से, ये आ रहा है 533 और ये आ रहा है 1066। ठीक है, ये वाला काम कब करोगे, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट करने बोलेगा तब। ठीक है, अदरवाइज हम लोग हमेशा रिवैल्यूएशन के थ्रू काम करेंगे। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन 21 बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन 22 करवाते हैं। जो ऑप्शन नंबर 2 था ना एडजस्टमेंट वाला, उसके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 22, A, B and C are sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. They decided to share profit with effect from 1st April 2021 in the ratio of 5:3:2. Old ratio है, new ratio है। They have, लाइन पढ़ना, ठीक है। They also decide not to change the value of asset and liability. Assets और liability के वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, मीन्स ओल्ड फिगर जो था वही हमारा नए बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वेयर एज फॉलो। और तुमको एसेट्स और लाइबिलिटी का बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू बता दिया, बट ये रिवाइज्ड वैल्यू जो है ना, ये नए बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, हम लोग को ओल्ड वैल्यूज को ही अपने नए बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है। ठीक है, बट हाँ वैल्यू में चेंज तो आया है, तो इससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तब देखो यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा। मशीन है, बुक वैल्यू कितना था, 2.5 लाख, रिवाइज वैल्यू कितना है, फायदा हुआ कि नुकसान, प्रॉफिट हुआ कितने का, यहीं पर कैलकुलेट कर ले, 50,000 का प्रॉफिट। उसके बाद कंप्यूटर 2 लाख का था, कितना हो गया, तो कंप्यूटर तो एसेट है, एसेट का वैल्यू घट रहा है, कितने से लॉस हो रहा है, 25,000 से लॉस हो रहा है। लॉस के लिए नेगेटिव साइन लगा देते, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, 90,000 से कितना हो गया, लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गया, प्रॉफिट हुआ कितने से, 15,000 से। ठीक है, अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी होता है, 15,000 था, बढ़ करके कितना हो गया, 25,000, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितना, 10,000 का नुकसान हो रहा है। चलो अब चारों को मिलाकर के देखो नेट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। एक यहाँ 50,000 का प्रॉफिट हुआ और एक यहाँ 15,000 का प्रॉफिट हुआ, 65,000 का प्रॉफिट हुआ, और फिर कितने का लॉस हो गया, 25 और 10, 35,000 का लॉस हो गया। मतलब कितना हो गया, 65,000 माइनस 35,000, कितना
30,000 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो बस इस प्रॉफिट को लेकर के एक बार रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, कौन गेन किया कौन सेक्रीफाइस, और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे जीपीसी टू एसपीसी। ठीक है, अब देखो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। नीचे में देखो क्या लिखा हुआ, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। देखो ये मेरे पास प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। 3 पार्टनर थे ए बी और सी, उन लोग का ओल्ड रेशो कितना था, 2:2:1। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/5 2/5 एंड 1/5। और बाद में ये लोग डिसाइड किए कि रेशो कितना कर लेंगे, 5:3:2। तो न्यू रेशो हो गया 5/10 3/10 एंड 2/10। अब सॉल्यूशन तो कर ही लोगे, मींस ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, 2/5 माइनस 5/10 तो ये आ जाएगा 1/10 गेन। फिर बी का माइनस करोगे तो ये 1/10 सेक्रीफाइस आ रहा है, और सी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक पार्टनर गेन किया और एक पार्टनर सेक्रीफाइस किया, तो ये गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट और लॉस जो रिवैल्यूएशन का होगा वो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके भी निकाल सकते हैं, बट वो रफ वर्क है। ठीक है, बट स्टिल एक काम करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ ही मत करना, एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेना। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब यहाँ पर बता दो कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है। वैल्यू ऑफ मशीन क्या कर रहा था, इंक्रीज, कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000। कंप्यूटर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था, 25,000 का लॉस हो रहा है। क्रिएटर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था, लाइबिलिटी कम हो रहा था, फायदा हो रहा है 15,000 का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी जिसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, तो नुकसान हो रहा है कितने का, 10,000 का। नेट इफेक्ट कितना आ गया, 30,000। और ये हमारे के लिए क्या है, प्रॉफिट। उसके लिए एंट्री पास कर देंगे जीपीसी टू एसपीसी। तो गेन कौन कर रहा था, ऊपर देखो रेशो में ए, और सेक्रीफाइस कर रहा था बी। तो एंट्री बनेगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना होगा, प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन पर कितना, 30,000, उसका 1/10। जो पार्टनर गेन कर रहा था वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो ए कितना कंपनसेशन देगा, 3,000, किसको, बी को। बन जाएगा। तो बस कोशिश करना रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाना, ये वाला स्टेटमेंट बना लेना, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 22 बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21। इस 21 क्वेश्चन नंबर से बहुत सारा टॉपिक तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। गुडविल का टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में भी अच्छा अच्छा लाइन दिया हुआ है, और हम लोग का रिजर्व वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, करीम, रहमान एंड नवल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। ये कौन सा रेशो हो गया, ओल्ड रेशो। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज फॉलोज। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या ढूंढोगे, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व्स वगैरह है कि नहीं। जैसे नाम बताओ कौन कौन सा रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये 5 आइटम तो तुम लायबिलिटी साइड में ढूंढोगे। एसेट साइड में क्या क्या मिल सकता है, हाँ गुडविल भी मिल सकता है, एग्जिस्टिंग गुडविल हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, या कभी कभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम लिखा हुआ मिल सकता है। देखो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व है और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व है, इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू में कोई चेंज आया है कि नहीं आया। जनरल रिजर्व तो तुम ऐसे ही बांट दोगे ओल्ड रेशो में। एसेट साइड में देखो क्या है, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी पार्टनर में बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहां पर देखो तो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू के बारे में बता रहा है, अंदर में कितना 90,000। इन्वेस्टमेंट था कितने का, 1 लाख का, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 90,000 का। यानी हमारे पास ये जो आईएफआर पड़ा हुआ है 30,000 रुपए में से, इस 30,000 रुपए में से 10,000 रुपया तो कहां चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करने में। बाकी 20,000 किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। और ये जनरल रिजर्व तो पूरा ही बढ़ जाएगा पार्टनर में, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पूरा बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, they decide to share profit equally with effect from 1st April 2021. They also agreed that, एक मिनट रुको, हाँ ये पॉइंट देखना। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो न्यू रेशो मिल गया, ओल्ड रेशो था 5:3:2, न्यू रेशो हो गया इक्वली। एक एक करके पॉइंट पढ़ो और बताओ रिवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है कि नुकसान। खैर लास्ट वाला पहले क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्या वो एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है, नहीं, जर्नल एंट्रीज लिखा है। एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, जर्नल एंट्री भी पास करना है।
पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी डिक्रीज्ड बाई 5%। बिल्डिंग का वैल्यू को 5% से कम करना है, क्या होगा, लॉस हो रहा है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 3,50,000। 3,50,000 का 5% निकालो तो 3,50,000 का 5% कितना हो रहा है, 17,500। एक काम करते हैं, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं और जर्नल एंट्री भी साथ साथ करते हैं। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, ठीक है। ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्री। फॉर्मेट तुम लोग पूरा बना लोगे, जर्नल का डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, है ना। इसमें का भी पूरा फॉर्मूला बना लोगे, अभी जो बनाए थे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का दोनों काम एक साथ करेंगे, लेजर में भी पोस्टिंग कर लेंगे और जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो क्या था, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग को डिक्रीज करना है 5% से। तो बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ था 3,50,000, 3,50,000 का 5% कितना आया, 17,500। अब बताओ, पहले जर्नल एंट्री करेगी, पोस्टिंग करेगा, पोस्टिंग ही कर लेते हैं। फायदा हो रहा है कि नुकसान, नुकसान, नुकसान किधर आएगा, डेबिट में आएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट 17,500। अब तुमको देखा जाए तो इसका सपोर्ट मिल गया, इसी के मदद से जर्नल एंट्री लिख लो। क्या एंट्री बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ये वाला काम हम पहला क्वेश्चन में इसलिए नहीं करवाए, नहीं तो आदत हमेशा हो जाता कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री, तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम पहला क्वेश्चन में कोशिश किए थोड़ा टफ वाला चीज बताने का, पहले जर्नल एंट्री पास करो, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है तो उसका रूल क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 17,500। खैर अब तो ट्रिक समझ में आ ही गया है, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, एंट्री कॉपी कर देंगे, 17,500। अच्छा, नरेशन लिख लोगे तो, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाई 5%। चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो, वैल्यू ऑफ मशीन बी इंक्रीज्ड बाई 5%। मशीन का वैल्यू को 5% से बढ़ाना है। पहले मशीन का वैल्यू चेक करो, 2,40,000, 2,40,000 का 5%, 12,000। चलो बोलो, फायदा हो रहा है कि नुकसान, फायदा, राइट साइड में आएगा बाई मशीनरी अकाउंट। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बाई मशीनरी अकाउंट 12,000। अब इसी का सपोर्ट ले लो जर्नल एंट्री में, बोलो इसका एंट्री क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर डायरेक्टली जर्नल एंट्री सोचना रहता तो भी तो सोच लेते ना कि फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट करेंगे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, डेबिट में आएगा मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि मशीन का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और फायदा कहां ट्रांसफर हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अमाउंट कितना है, 12,000, ठीक है। अच्छा, ये इतना इजी जो लाइन दिख रहा है ना, इतना इजी लाइन रिवैल्यूएशन में नहीं है। ये तो स्टार्टिंग का टॉपिक है कि एसेट्स का वैल्यू 5% से बढ़ गया, 5% से घट गया, इतना इजी लाइन, टिपिकल लाइन पे मिलने वाला है। ये पढ़ो, अ प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड, कितना, 5% सन्ड्री डेटर। तो प्रोविजन बनाने से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। कितने का, 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर कितना है, 50,000 का 5%, 2,500। बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, 5% आ गया, कितना बोले, 2,500, ठीक है। इसका एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडी।
बीइंग प्रोविजन क्रेडिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीटी। ठीक है, a motorcycle valued at rupees 20,000 was unrecorded and is now to be recorded। एक मोटरसाइकिल हमारे पास 20,000 का पड़ा हुआ था जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड करना है। तो अब अगर हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ रहा है ना, एक एसेट जो हमारा रिकॉर्ड होना रह गया था उसको अगर हम अब बुक्स में लेकर के आएंगे तो हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फायदा ही होगा। किधर आएगा, राइट साइड में। यानी कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बाई मोटरसाइकिल कितना था, 20,000 का था। अच्छा, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रहता जिसको अब अगर रिकॉर्ड कर रहे होते तो किधर आता, डेबिट साइड में आता। ठीक है, इसका एंट्री बोलो, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर ₹10,000 इज नॉट पेबल, हैंस इज टू बी रिटर्न बैक। जितने भी हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर है उसमें से 10,000 रुपए का क्रेडिटर को पेमेंट अब हमको नहीं करना है, तो मेरा क्रेडिटर कम हो गया। अब वो किसी कारण से भी हो सकता है, मान लीजिए वो क्रेडिटर इंडिया छोड़ करके बाहर चला गया या उसका डेथ हो गया, चाहे कोई भी कारण से, अब हमको अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है, 10,000 रुपया कम हो गया। बैलेंस शीट में क्रेडिटर पहले से कितना था, 90,000, 10,000 से कम हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो किधर आएगा, राइट साइड में आएगा, बाई क्रेडिटर 10,000 से। और इसका एंट्री बोलो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 6 तो गुडविल का है, तो गुडविल का रिवॉल्यूशन से लेना देना नहीं है, इसको एक बार के लिए स्किप करो, गुडविल को अलग से वैल्यू करके उसका हम लोग एंट्री कर लेंगे। पॉइंट नंबर 7, नवल वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म। ये पूरा रिकंस्टिट्यूशन का जिम्मा नवल को दिया गया है, एट अ रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹5,000। यानी सारा काम हम नवल को ठेका पर दे दिए कि भैया तुमको सारा काम देखना है, तुमको कितना मिलेगा फर्म की तरफ से, 5,000। अब ये ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तुमको 5,000 रुपया देंगे और उसके बाद जो भी खर्चा लगेगा वो तुमको बियर करना होगा। जैसे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तुमको टोटल हम 5,000 रुपया देंगे, उसके बाद जो भी खर्चा लगेगा, डीड बनवाना होगा, एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करवाना होगा, वो तुमको अपने जेब से करना होगा। हम तुमको टोटल कितना दे दिए, 5,000 रुपया। बाद में लिखा हुआ है कि एक्सपेंस हुआ कितना, तो वो तो अपना जेब से पे करेगा, उससे क्या फर्म को कोई लेना देना है नहीं। मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया हमको तुमको कितना देना है, 5,000 रुपया, तो फर्म का टोटल खर्चा कितना है, 5,000 रुपया का। तो रिवैल्यूएशन का खर्चा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही जाएगा, और खर्चा किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है पेमेंट, नवल को, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। ₹5,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फर्म का खर्चा कितना हुआ, 5,000 रुपये का। पॉइंट 7 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक में सारा रिवैल्यूएशन का पॉइंट तो हो ही गया, तो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसका रिवैल्यूएशन पर कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। एक मिनट चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख का, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 90,000 रुपया। IFR कितना था, तो 30,000 रुपए का रिजर्व में से 10,000 रुपए से तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया, बाकी 20,000 कहाँ जाएगा, पार्टनर में। मींस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज इसको सेट ऑफ करने के लिए मेरे पास क्या बना हुआ है, रिजर्व बना हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पर IFR नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो 10,000 से कम हुआ वो कहाँ पर आ रहा होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ रहा होता। ठीक है, तो अब तो और कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, इसको बंद करो, देखो तो प्रॉफिट आया कि लॉस, प्रॉफिट चेक करो।
देखो किधर का टोटल ज्यादा है, इधर का हो रहा है 20 + 12 32 + 10 42,000, इधर का ही ज्यादा है, इधर का 42,000 है। 42,000 में से माइनस करो 17,500 माइनस 2,500 माइनस 5,000, 17,000 प्रॉफिट आ गया 17,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तीनों में बांट दो, करीम, रहमान एंड नवल। करीम, रहमान एंड नवल, इनका ओल्ड रेशो था 5:3:2 में बांटो। 17,000 को 5:3:2 में बांटो, तो 5:3:2 में 5 3 8 9 10, 17,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1700। 1700 इंटू 5 8,500, 1700 इंटू 3 5100, 1700 इंटू 2 कितना हो गया 3400। ठीक है। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखो 6 नंबर एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे होते, खाली जर्नल एंट्री बना रहे होते, तो इतने दूर तक काम करने के बाद 5 एंट्री करने के बाद प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना पड़ता। तो वही अपना देसी तरीका अपनाते, सारा डेबिट वाला को जोड़ लेते और सारा क्रेडिट वाला को जोड़ करके डिफरेंस निकाल लेते। क्योंकि दोबारा से तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो क्या फायदा उतना मेहनत करके, तुमको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का डिफरेंस निकालना, वो कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट एंड टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। 17,000 को बांटो ओल्ड रेशो में 5:3:2 में, तो ये आएगा 8,500 5100 और ये हो गया 3400। ठीक है, ये सिर्फ रिवॉल्यूशन तक का काम खत्म हुआ है। अब देखो इसमें और कौन कौन सा पॉइंट बच रहा है। एक तो ये जनरल रिजर्व को बांटना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बांटना है, और एक पॉइंट नंबर 6 बच रहा है गुडविल का। तो पहले ये सबको खत्म करते हैं। जनरल रिजर्व को बांटने का एंट्री बोलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखो 7th एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम करीम, रहमान एंड नवल। तो करीम, रहमान एंड टू नवल। पूरा कंप्लीट लिखोगे, करीम्स कैपिटल अकाउंट, रहमान्स कैपिटल अकाउंट एंड नवल्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में बटेगा 5:3:2 में। देखो जिनका जर्नल एंट्री वीक है थोड़ा सा ध्यान रखना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम पड़ा होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है 60,000। 60,000 को बांटो 5:3:2 में, कितना 30,000 18,000 और 12,000। एक तो ये हो गया बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आईएफआर को बांटना है। आईएफआर कितना है 30,000। बस इस 30,000 में से 10,000 का तो नुकसान यहां पर सेट ऑफ करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ तो डेबिट क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 और बाकी पार्टनर में बांट देंगे टू करीम, टू रहमान एंड टू नवल। 5:3:2 में 20,000 बच रहा है। इन्वेस्टमेंट का लॉस को सेट ऑफ करने के बाद 20,000 बच रहा है। 20,000 को बांटो 10,000 6,000 और 4,000 है ना। आईएफआर भी हो गया।
इसके बाद बैलेंस शीट में एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा हुआ है, कितने का? 5,000 का। मतलब ये एक ऐसा नुकसान है जिसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको राइट ऑफ करोगे। अब देखो एसेट साइड में जो भी आइटम होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। हटाते समय क्या करोगे? क्रिएट करोगे। तो पार्टनर को डेबिट करना होगा, करीम अकाउंट डेबिट, रहमान अकाउंट डेबिट, नवल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट है 5,000। ओल्ड रेशियो में बटेगा सब 5:3:2 में। 5,000 को बांटो, 2,500, 1,500 और 1,000। एक पॉइंट लास्ट बच रहा है गुडविल का। पॉइंट नंबर 10 पढ़ो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, लो गुडविल का भी वैल्यूएशन करवा दिया, मतलब तुम्हारा चैप्टर 3 भी रिवाइज करवा दे रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। प्रॉफिट बीइंग फॉर ईयर एंडेड 31 March 2021 50,000। नहीं, ये 50,000 का क्या है? लॉस। 2020 में 2.5 लाख का प्रॉफिट और 2019 में 2.5 लाख का प्रॉफिट। तो पहले एवरेज निकाल लो। एवरेज कितना आएगा? 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख माइनस 50,000 4.5 लाख डिवाइड बाई 3 1.5 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट आया 1.5 लाख और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। कितना हो गया? गुडविल हो गया 3 लाख। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेशो का कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग को एंट्री पास करना होगा जीपीसी टू एसपीसी। आइए काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग को 2 काम करना होगा, एक तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा और एक रेशो का कैलकुलेशन करना होगा। अलग से कर लेते हैं। यहाँ पर तो जर्नल एंट्री लिखेंगे, ठीक है, नीचे यहाँ पर कर लेते हैं वर्किंग नोट बना करके। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 साल में प्रॉफिट था, 1 साल लॉस था ना। 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख माइनस 50,000 4.5 लाख डिवाइड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख और नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2, ये हो गया 3 लाख। ठीक है, अब इसके बाद रेशो का कैलकुलेशन कर लो। तो करीम, रहमान और नवल, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को कंपेयर करो। ओल्ड रेशो ये लोग का 5:3:2 है, मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस न्यू रेशो ये लोग डिसाइड किया है इक्वली 1/3, 1/3 माइनस 1/3। 10 और 3 कैल्सियम हो गया 30, 3 5 जा 15 माइनस 10 5/30। ये पॉजिटिव है तो ये हो गया सेक्रीफाइस 30, 9 माइनस 10 ये आ रहा है 1/10, ये 1/30, बट ये नेगेटिव आ रहा तो ये आ गया गेन। ये हो गया एलसीएम 30, 3 2 जा 6 माइनस 10 4/30, ये नेगेटिव हो गया तो गेन। देख लो गेन का टोटल किसके बराबर आ रहा है? सेक्रीफाइस के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर गेन कर रहा है तो दोनों मिलकर के कंपनसेशन देगा किसको? करीम को, है ना। तो एंट्री क्या बनेगा? रहमान अकाउंट डेबिट, नवल अकाउंट डेबिट टू करीम। रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों गेन कर रहा है और हम लोग का गुडविल का वैल्यू कितना आया है? 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख का 1/30 रहमान कंपनसेट करेगा और 4/30 नवल कंपनसेट करेगा। तो 3 लाख का 1/30 कितना हो जाएगा? 3 लाख का 1/30 कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ रहा है? 10,000। ये कितना कंपनसेट करेगा? 3 लाख का 4/30, तो ये कितना आ जाएगा? 40,000। इसका मतलब इसका टोटल कितना आ रहा होगा? 50,000। ठीक है,
नरेशन का लिख दोगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़े थे लगभग सारा पूछ दिया। रिजर्व आ गया, रेशो भी कैलकुलेट कर ही लिए, गुडविल का ट्रीटमेंट भी आ ही गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूरा हम लोग से पूछ लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी टॉपिक में, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, एक बार अपने से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,